हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th के यानी वायरल बहुविकल्पी पर्सन। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th के वायरल बहुविकल्पी पर्सन देखेंगे जो 27 फरवरी 2023 को यही पर्सन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं पूरी बुक के जो आपकी साइंस की बुक है दोस्तों उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन ऐसे उठाकर ले आया हूँ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन आपको ऐसे उठाकर ले गया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नहीं दोस्तों, इनमें से ही आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th होगा हमारा और साइंस की क्लास होगी। दोस्तों वायरल बहुविकल्पी पर्सन 27 फरवरी को यही पर्सन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी 27 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में यही पर्सन पूछे जाएंगे। ओमार सीट के 20 नंबर पक्के गारंटी से। दोस्तों ध्यान रखना, ओमार सीट के दोस्तों जो हमारी आपकी ओमार सीट है, आपकी बार ओमर सीट के 20 नंबर पक्के गारंटी से। यानी दोस्तों हमें जो 20 नंबर की ओमर सीट भरनी पड़ेगी उसके 20 नंबर पक्के गारंटी से। दोस्तों 80 महत्वपूर्ण पर्सन है जो 27 फरवरी को आएंगे। दोस्तों 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी पर्सन लेकर आऊँ जो आपकी परीक्षा में दोस्तों आने वाले हैं। कक्षा 10th होगा दोस्तों, कक्षा 10th होगा और साइंस वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जिसने कक्षा 10th में साइंस है तो साइंस है दोस्तों, साइंस तो सब पे ही रहती है, लेकिन कक्षा 10 वाले स्टूडेंट जरूर देखें क्योंकि कक्षा 10 वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये वीडियो लेकर आऊँ जो 27 फरवरी 2023 में वीडियो से ही पर्सन छपेंगे गारंटी से। दोस्तों 27 फरवरी को 2023 में इस वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो ये ही पर्सन छपेंगे 100% गारंटी से। दोस्तों मैंने इससे पहले पूरी बुक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दोस्तों हमारे यानी लिखने पड़ेंगे दोस्तों, विस्तृत दूसरे क्वेश्चन सब मैंने एक वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसका टाइटल आपको और यानी उसका थंबनेल हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे जाकर आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो लाइक और शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना है कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। नहीं पूछा कि जो हमारा शुद्ध जल होता है दोस्तों, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है 7। दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7। अब कह रहे हैं कि कॉपर तांबे का अयस्क, यानी जो हमारा कॉपर है या तांबा है यानी उसका अयस्क है बॉक्साइड, मेलेकाइट, सिडेराइट या कार्नेलाइट। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेलेकाइट जो है नहीं वो किसका, कॉपर यानी तांबे का अयस्क होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4C3H8C4H10C2H6। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा प्रोपेन होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C3H8 उसका रासायनिक सूत्र होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों, जो अम्लीय ऑक्साइड है Al2O3 P2O5 K2O या MgO। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अम्लीय ऑक्साइड होता है दोस्तों, जो अम्लीय ऑक्साइड होता है वो पेंटा ऑक्साइड होता है जिसे P2O5 भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पारूपिक तत्व है फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम या हीलियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा सोडियम है वो कौन सा पारूपिक तत्व है हमारा, क्या सोडियम हमारा पारूपिक तत्व है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। दोस्तों मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यानी जो मनुष्य है उसमें लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 जोड़ी होगी, 2 जोड़ी होगी, 3 जोड़ी होगी या 4 जोड़ी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी, 3 जोड़ी होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी, 3 जोड़ी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों को शुद्ध रक्त आता है, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं या दोस्तों पल्मोनरी से रक्त आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, फेफड़ों को में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, दाएं अलिंद से, बाएं नील्य से, बाएं अलिंद से, दाएं नील्य से। दोस्तों ध्यान रखना, बाएं अलिंद से हमारे फेफड़ों में अशुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त आता है। अब कह रहा है कि पित्त रस का स्त्रावन होता है, पित्ताशय से होगा दोस्तों, यकृत से होगा, अग्नाशय से होगा या आमाशय से होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पित्त रस का जो स्त्रावन होता है वो पित्त रस कहाँ से निकलता है, यानी हमारे यकृत से पित्त रस निकलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पित्त रस कहाँ से निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है। अगला कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी जैसे ही निषेचन होता है उसका कौन सा भाग पुष्प यानी कौन सा भाग फल में बदल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है दोस्तों वो काय में फल में बदल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लास्मानिया में या इन सभी में। तो दोस्तों हाइड्रा में जो मुकुलन पाया जाता है, कहाँ हाइड्रा में पाया जाता है। अब निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है,
गोल्जी कोई है, राइबोसोम है, डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा डीएनए होता है वो क्या है, ये दोस्तों हमारा डीएनए जो होता है क्या होता है दोस्तों, डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्योंकि जो दोस्तों डीएनए का जो कार्य होता है यानी एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। तो डीएनए हमारा क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक गुणसूत्र बना होता है, प्रोटीन से बनेगा, आरएनए से बनेगा, डीएनए से बनेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन से बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे केंद्रक गुणसूत्र जो होता है वो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से हमारा बना होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। किसी दर्पण की फोकस दूरी, यानी दोस्तों किसी दर्पण की फोकस दूरी f व वक्ता त्रिज्या r के बीच संबंध होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, f बराबर r/2, यानी जो वक्ता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की आधी होती है, यानी f बराबर r2। तो दोस्तों f बराबर r2 देख लेगा, यानी सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए कितनी है, यानी दोस्तों हम जो एक मनुष्य होता है वो कितनी दूर तक देख सकता है। तो दोस्तों यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी यानी कम से कम हम कितनी दूर तक का देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा दोस्तों, जो कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है 1.6 दोस्तों 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, यानी 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों, केवल विद्युत क्षेत्र यानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों जब भी कोई एक आवेशित यानी गतिमान कण जो होगा दोस्तों वो यानी दोनों चीज उत्पन्न करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दोनों। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, घास, गाय तथा बकरी, घास, गाय तथा बकरी, यानी दोस्तों इसमें आहार श्रृंखला का कौन निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों जो हमारा घास होती है दोस्तों, घास सबसे पहले घास होगी, घास को कौन खाएगी, बकरी खाएगी, और दोस्तों बकरी को क्या, मानव खाते हैं। तो एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी और मानव, घास, बकरी, मानव है। तो दोस्तों मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 17 क्वेश्चन तो करा दिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा उत्पन्न का स्रोत नहीं है, यानी लकड़ी, गोबर गैस या नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा होती है वो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा उस स्रोत की ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारी सौर ऊर्जा होती है किसका, वो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई विलयन अगर कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभावित होगा। यानी दोस्तों अगर आपके पास लाल लिटमस पेपर है, यानी दोस्तों लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा नहीं वो क्या होगा, यानी उसका पीएच मान क्या होगा, 10 से ज़्यादा होगा, यानी वे क्षारीय होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या होगा, यानी 10 होगा। दोस्तों यानी मैंने पीएच स्केल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप उसे देख सकते हैं, उसकी वीडियो या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। अब अगला देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा या उभयधर्मी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अब अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारी एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अब कह रहे हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच है, यानी क्षारीय विलयन जो है दोस्तों, यानी क्षारीय विलयन का पीएच कितना है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो क्षारीय विलयन का पीएच है वो है 7 से अधिक। और दोस्तों जब भी 7 से अधिक होगा नहीं वो क्षारीय की तरफ चल देगा। दांतों के एनिमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो दोस्तों उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, उदासीन होगी, उभयधर्मी होगी। यानी दोस्तों जो हमारे दांत होते हैं, दांत में दोस्तों यानी सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है एनिमल, यानी इन्हें कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, तो दोस्तों इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। अब कह रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होता है, यानी जो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होता है, यानी 7 से कम होगा,
7 से अधिक होगा, 7 के बराबर होगा या 0 के बराबर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम यानी पाचन के दौरान जो उत्पन्न जठ रस का जो पीएच मान जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कितना, यानी 7 से कम वो होगा, 7 से कम वो हमारा होने वाला है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखना। दांतों के एनिमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, वो किस चीज़ का होता है, यानी क्षार होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन होता है अम्लीय अपचयन कर अपचय का उपचार करने के लिए कौन सी गैस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड होगा जाता है। क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक होता है। दांत के एनिमल के लिए सबसे कैल्शियम फास्फेट इसकी यानी क्षारीय होता है। अपचयन में के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है वो भी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब दांतों का यानी जब क्षारीय होगा तो वो 7 से अधिक होने वाला है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए, अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन रखा है, शुद्ध जल का पीएच मान है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पहले भी आया था। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी शुद्ध जल का पीएच मान पूछा होगा तो कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। अब कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। दोस्तों हमारा जो H2SO4 है उसके जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो ध्यान रखना 7 से कम होता है, क्योंकि दोस्तों जो H2SO4 होता है वे अम्ल होता है और अम्ल वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम की तरफ होता है। अगला देखिए, प्रबल अम्लों के जलीय विलयन में किसकी अधिकता पाई जाती है, H+ आयन की पाई जाएगी या OH आयन की पाई जाएगी दोस्तों, या Cl आयन की पाई जाएगी या किसी और की पाई जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रबल अम्ल होते हैं दोस्तों, जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल में किसकी, यानी प्रबल अम्ल में दोस्तों हमारे जो हमारे अम्ल होते हैं उसमें H+ की आयन की अधिकता पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 70वां, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ है, यानी धामन सोडा है, फिटकरी है, बेकिंग सोडा है, विरंजक चूना है। यानी दोस्तों किसी जल में कोई जीवाणु वगैरह है तो उसे उसे उपयोगी यानी से जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 मोल लीटर है, इस विलयन का पीएच मान होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका क्या होगा, तो दोस्तों जो इसका होगा वो होगा 2 पीएच मान, कितना, 2 पीएच मान होगा। अगला देखें कि 32वां, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइसल्फेट है दोस्तों, सोडियम सल्फेट है, या यानी कैल्शियम का पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रोजन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 32 का होगा वो हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट, इसका उत्तर होने वाला है। क्या, सोडियम सल्फेट इसका उत्तर होने वाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम सफेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, AgCl होगा, PbNO3 होगा, VSO4 होगा या CaCO3 होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, श्याम सफेद फोटोग्राफ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों उसमें ध्यान, जो हम सफ़ेद या श्याम सफ़ेद फोटो खींचते हैं उसमें जो हमारा होता है AgCl यूज होता है, AgCl यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया का संबंध कौन सा कथन सही है, यानी PbSO4 + C, तो PbS या O2 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, जो हमारा शीशा था, एक तो वो शीशा क्या हुआ दोस्तों, एक तो हमारा जो शीशा था दोस्तों, शीशे का क्या हो गया, अपचयन हो गया। दोस्तों क्या हुआ, शीशे का अपचयन हो गया दोस्तों। शीशे का अपचयन के बाद में दोस्तों एक तो हमारे शीशे का अपचयन हुआ, और अपचयन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रहा है, और कार्बन अपचयित हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका हमारा शीशा भी अपचयित होगा दोस्तों इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित होगा। तो दोस्तों हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा, 1 व 2 होने वाला है, 1 व 2 होने वाला है। अब देखिए, Fe2O3 + 2Al Al2 + O3Fe, यानी ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी दोस्तों इसमें आप देखिए, यानी जहाँ F था O3 के स्थान पर वहाँ Al आ गया, और जहाँ Al था वहाँ क्या आ गया, वहाँ F आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना हमें, यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें विस्थापन हो गया, यानी एक दूसरे का विस्थापन हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, जिंक है, कोबाल्ट है दोस्तों, सिल्वर है या पारा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम जिंक से धातु हटाने वाली, जो जिंक से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है, वो जिंक होने वाली है। क्या, हमारी जिंक होने वाली है। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों जो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है NbNO3 की होल्ट वाइज होता है, PbNO3 की होल्ट वाइज। अब देखिए, BaCl + N2SO4 + 2NaCl। तो दोस्तों देखना, Cl के साथ क्या आ गया,
Cl के साथ Na आ गया और दोस्तों SO4 के साथ क्या आ गया, SO4 के साथ B आ गया। तो दोस्तों है ना, योग अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपसहन अभिक्रिया। तो दोस्तों देखना द्विविस्थापन अभिक्रिया ये होने वाली है, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर तो काली परत, यानी जो दोस्तों हमारी चांदी है उसके ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाई जाती है, वह कहाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी तांबे के ऊपर काली परत होगी यानी चांदी के ऊपर हरी परत होगी, सॉरी तांबे के ऊपर हरी और चांदी के ऊपर काली परत होगी, और दोस्तों हमारा उसमें जो दोस्तों हमारा लोहा है उसके पास उस पर भूरी लाल परत होगी। तो दोस्तों ये सब किसके उदाहरण होता है, उदासीन अभिकरण के नहीं, ऑक्सीकरण के नहीं, अपचयन के नहीं। दोस्तों ये सब होते हैं संचारण, यानी एक संचारण होता है जो उन चीज़ों को सहज सहज गलाने लगता है। अब अगला देखिए 40 यानी 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा परिविस्थापन अभिक्रिया देता है, परिविस्थापन अभिक्रिया देता है। तो दोस्तों यानी सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर धातु। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा इसमें जो हमारा होने वाला है दोस्तों, जो हमारा इसमें उत्तर होने वाला वो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट तथा विलयन का कॉपर धातु। अब अगला, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है, अमोनिया भरी जाएगी, नाइट्रोजन भरी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ध्यान रखना जो चिप की थैली में गैस भरते हैं वो कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड होने वाली है। अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखो, यानी कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखो, क्या होने वाला है, CaPO3 होने वाला है, CpO4 होना है, CA3PO4 होना है, CaP2O4 होने वाला है, O4 होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो क्या होगा, यानी CA3PO4 इसका रासायनिक सूत्र होने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए अगले पेज पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, धातु है बोरान, लिथियम, सिलिकॉन या कार्बन। तो दोस्तों मैंने दिखाया था दो हमारी जो होती है दोस्तों, कार्बन में हमारी धातु नहीं होती दोस्तों हमारी कार्बन में धातु नहीं होती, और दोस्तों हमारी क्या दोस्तों जो हमारी लिथियम होती है दोस्तों लिथियम हमारी धातु, लिथियम भी हमारी धातु नहीं होती दोस्तों, लिथियम भी हमारी क्या दोस्तों लिथियम भी यानी लिथियम हमारी धातु होती है, यानी दोस्तों हमारी कार्बन तो होती है लेकिन हमारी लिथियम क्या होगी, हमारी धातु होगी, यानी दोस्तों धातु पूछा था, लिथियम हमारी क्या होगी, धातु होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, यानी दोस्तों 44 में कह रहा है कि कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो कौन सी है, यानी दोस्तों वह कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो दोस्तों वो है क्या, वो सोडियम होने वाला है, सोडियम होने वाला है। अब कह रहा है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है, एनिडिका, कोटिनेशन, बेसिमेरीकरण या कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारे 45 का होने वाला जवाब है वो हो जाएगा नहीं एनिडिका। ऐसे ही होता है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है, एनिडिका कहलाती है। अब अगर है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, जो दोस्तों हमारा जस्ता धातु है वो जस्ता धातु जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, ओजोन निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, नाइट्रोजन निकालेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना वो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन। दोस्तों आप इस अभिक्रिया को घर भी कर देख सकते हैं, जो जस्ता धातु होता है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया HCl के साथ क्रिया करके क्या निकालेगा, वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। दोस्तों कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठंडे जल जो हमारा ठंडा जल है उससे हाइड्रोजन गैस निकालने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो जो होगी हमारी कौन सी, पोटेशियम होने वाली है, क्या पोटेशियम होने वाली है। 48वां देखिए, 48 देखिए, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, जिंक, कॉपर, Ag सिल्वर यानी Hg। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारी C होगी यानी Ag जो होगा वो है नहीं कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो दोस्तों Ag है नहीं हमारी अम्ल से हाइड्रोजन को निकाल देगी, Ag हमारी अम्ल से हाइड्रोजन को निकाल देगी। अब कह रहा है कि अधातु है, पोटेशियम है, फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। तो दोस्तों जो हमारी अधातु है वो कौन सी है दोस्तों, वो होगी हमारी फ्लोरीन, हमारी अधातु होने वाली है। अब कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो कार्बन परमाणु की संयोजकता तो होती है वो कितनी होती है, 4 होने वाली है। इसकी कितनी, 4 होने वाली है। अब कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र लिखो, CH4 होगा, C3H8 होगा या C4H10 होगा, C2H6 होगा या C2H6 होने वाला है।
तो दोस्तों ध्यान रखना प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होने वाला है, C3H8 होने वाला है। अब कह रहा है कि किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है, CH3COOH में, CH3CH2OH में, या C2H5OH होता है, या H+OH होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जिसके अंत में भी यानी OH जुड़ा हुआ हो, यानी जिसके अंत में भी दोस्तों OH जुड़ा हुआ वो कौन से समूह होते हैं, यानी वो एल्कोहलीय समूह होते हैं, यानी एल्कोहलीय समूह होते हैं। लेकिन दोस्तों दो बंद नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना जिसमें भी OH जुड़ा हो दोस्तों, एक पूरी श्रृंखला सी बनी होनी चाहिए, जैसे इसमें एक पूरी श्रृंखला सी बनी हुई है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो। दोस्तों हमारा जो एसिटिक अम्ल होता है जिसे हम सिरका बोलते हैं उसका IUPAC नाम लिखने को कह रहा है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है, या दोस्तों एथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, या मेथेनोइक अम्ल होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका क्या एथेनोइक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछेगी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो दोस्तों ध्यान रखना एथेनोइक अम्ल इसका क्या होगा IUPAC नाम होता है। अब कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, दोस्तों IUPAC नाम क्या है, इसका समूह क्या है, तो CH3OH होगा, C2H5COOH होता है, या CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो इसका होगा यानी C3HOH जो होगा ना, C3OH होगा वो क्या होगा एथिल अल्कोहल होता है, यानी क्या एथिल अल्कोहल होने वाला है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है, यानी किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा दोस्तों C का यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो दोस्तों ध्यान रखना कार्बन हाइड्रोजन, यानी इसमें कीटोन समूह पूछा था दोस्तों। जो हमारा कीटोन समूह जो होगा दोस्तों हमारा कीटोन समूह ये वाला होगा। दोस्तों हमारा जो 55 का जो हमारा कीटोन समूह होगा वो कौन सा होगा, D नंबर का होने वाला है, D नंबर का आपका हमारा होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस यौगिक प्रोपेनल है, CH3 C3H4 C2H5 C3H6 या OH या C17SO C3H7 या OH होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा प्रोपेनॉल होता है, जो हमारा प्रोपेनॉल होता है दोस्तों वो हमारा प्रोपेनॉल जो होगा वो होगा C3H7OH होगा, C3H7OH होने वाला है। अब आगे देखिए विकर्ण संबंध के तत्व हैं, यानी विकर्ण संबंध किन किन में पाया जाता है, उसके कौन कौन से तत्व है लिखिए। लिथियम बेरिलियम, लिथियम व मैग्नीशियम, लिथियम व सोडियम, एल्युमिनियम व सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा 57 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यानी लिथियम सोडियम और पोटेशियम, यानी ऐसे तत्व हैं जो दोस्तों यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा लिथियम और मैग्नीज। लिथियम और मैग्नीज दोस्तों हमारे ऐसे तत्व हैं दोस्तों, लिथियम और मैग्नीज हमारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे क्या यानी विकर्ण संबंध होते हैं। अब अगर देखिए क्षारीय धातु है बोरियम यानी बेरिलियम मैग्नीज और दोस्तों कैल्शियम लिथियम सोडियम पोटेशियम या बेरियम एल्युमिनियम जर्मेनियम क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा 18 का जो होने वाला है दोस्तों हमारा 18 का भी B होने वाला है, लिथियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम क्षारीय अधातु होती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन फिर रिपीटेड आ गया कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ होती है, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ की संख्या होती है 1 जोड़ी होंगी, 2 जोड़ी होंगी, 3 जोड़ी होंगी, 4 जोड़ी। तो दोस्तों ध्यान रखना मनुष्य में जो लार ग्रंथि की जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, ये दोस्तों वो 3 जोड़ी होने वाली है। क्या दोस्तों वो 3 जोड़ी होने वाली है। अगला देखिए परमाणु में शुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों मैंने इससे पहले भी करा था, जो शुद्ध रक्त बहेगा वो कहाँ बहेगा दोस्तों, जो शुद्ध रक्त बहेगा दोस्तों शुद्ध रक्त जो बहेगा हमारे बाह्य अलिंद में बहेगा। कहाँ बाह्य अलिंद में बहेगा। अब कह रहा है पित्तरस का स्त्रावन होता है दोस्तों, पित्तरस का स्त्रावन जो होता है वो पित्ताशय से होगा, यकृत से होगा, अग्नाशय से होगा या अग्नाशय से होगा। तो उसको ध्यान रखना जो पित्तरस का जो स्त्रावन होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, ये जो होगा पित्तरस का जो स्त्रावन होगा दोस्तों वो हमारा कहाँ से यकृत से होता है। कहाँ से, वो यकृत से होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के द्वारा, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या गैसे के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना जो फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होगा वो किसके यानी सुक्रोज के द्वारा होता है, यानी सुक्रोज के द्वारा यानी यह होता है, सुक्रोज के द्वारा यह होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। नहीं दोस्तों अगर हम निषेचन हो जाता है उसका पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाएगा। दोस्तों एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है क्योंकि अंडाशय ऐसा है कि जो यानी निषेचन के बाद काय में पुष्प में बदल जाएगा। अब मुकुलन पाया जाता है पुल्मोनोरिया में, हाइड्रा में, लास्मानिया में, सूर्य सभी में। तो दोस्तों ध्यान रखना मुकुलन जो पाया जाएगा वो हाइड्रा के अंदर पाया जाएगा, हाइड्रा के अंदर पाया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, ग्लूकोज है, डीएनए है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों जो डीएनए होता है वो कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन
किसी दर्पण की फोकस दूरी f व वक्र त्रिज्या r में संबंध। तो दोस्तों f बराबर r/2 ही होता है, f बराबर r/2 होता है जब वक्र त्रिज्या जो होगी दोस्तों, जो फोकस दूरी होगी वक्र त्रिज्या से यानी दोगुनी होगी, या फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होगी, वक्र त्रिज्या की आधी होने वाली है। अब अगला देखिए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से सीधा व काल्पनिक बनता है। नहीं समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, किसी में भी नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लेडीज़ होती हैं उनका जो यानी थोड़ी सी छोटी लगती हैं, और दोस्तों उसमें यानी उनका जो होता है यानी जो कद होगा वो यानी जो उनकी जो पिक्चर बनेगी वो भी छोटी बनती है। दोस्तों ध्यान, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा व सीधा या काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल, या किसी में भी नहीं, या किसी में भी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 67 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जाएगा उत्तल दर्पण में होने वाला है। अब कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, तो कहाँ आदमी कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु स्थित होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए नहीं 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, कौन से दोष से पूछा है दोस्तों, ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसके यानी उसके लेंस में कौन से चश्मे का यानी उसके चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में जो हम करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का। दोस्तों जो सा भी आपकी समझ में वो गिरवा सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए हम किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग हम करने वाले हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 71वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यानी दोस्तों हम जब किसी यानी श्वेत किरण को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो दोस्तों वो 2 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों किसमें यानी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें एक तो लाल यानी सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैंगनी। तो दोस्तों सबसे अधिक बैंगनी रंग के लिए होती है, बैंगनी रंग के लिए होती है। अब देखिए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक है वो कहाँ होगा अधिकतम, लाल रंग में होगा, बैंगनी रंग में होगा, या हरे रंग में होगा, या पीले रंग में होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना वो कहाँ होगा, वो बैंगनी रंग में हमारा होने वाला है। अगला कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, नहीं जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश होगा 1.6 गुना 10 की पावर के माइनस के प्लस के 19 कूलाम, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 73 का होगा दोस्तों वो हो जाएगा भी यानी माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होने वाला है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा, एम्पेयर होगा। अब आगे कह रहा है किसी धातु में तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर हम किसी भी तार है दोस्तों, कोई तार लीजिए, अगर आप उसमें विद्युत धारा यानी बिजली प्रवाहित कर रहे हैं तो यानी वो क्या होगा, यानी बिजली उसमें किस तरह से बहेगी। बिजली यानी विद्युत धारा का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटोनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो दोस्तों किसके द्वारा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसमें यानी उसकी बिजली का प्रभाव होता है। अब कह रहा है कि 70 छात्रों को क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट में कितने जूल्स की संख्या होगी, यानी संख्या क्या होगी दोस्तों, क्या संख्या होगी। दोस्तों ध्यान रखना, जो 1 किलोवाट होता है तो उसमें जूल की संख्या होती है 3 गुना 10 की पावर 5 जूल होने वाली है, 3 गुना 10 की पावर 5 जूल होने वाली है। अब कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी कोई उपयुक्त में से दोनों। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी एक गतिमान आवेशित कण आवे तो दोस्तों वो ध्यान रखना वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र भी और वैसा भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। तो दोस्तों जो हमारा विद्युत मोटर होता है दोस्तों, विद्युत मोटर जो हमारा होता है वो हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए 79, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सहकारी जंतु होते हैं, उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, तृतीय उपभोक्ता होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो खाद्य श्रृंखला में सहकारी जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दोस्तों प्रारंभिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना स्वयं पोषण करते हैं, यानी स्वयं पोषण का मतलब यानी वे अपना भोजन खुद ही प्राप्त करते हैं। तो कौन से होंगे, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। और वे प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से होंगे दोस्तों, यानी जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, यानी दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, यानी वनों उन्मूलन के लिए दिया जाएगा, जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिया जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाएगा, या ये जल संरक्षण के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण के लिए ये दिया जाने वाला है, वन्य जीव संरक्षण के लिए हमको ये दिया जाता है, यानी जो वाला पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यानी जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, तो दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए।
जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों मैंने सभी आपको करा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास आज अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये हमारी साइंस की लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको ओमार सीट के ओमार सीट के जो 20 नंबर होने वाले थे दोस्तों वो मैंने आपको हल करा दिए। जो ओमार सीट के 20 नंबर थे दोस्तों वो मैंने हल करा दिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हाँ, यानी ये हमारे वायरल पर्सन है। तो दोस्तों अगर आप कल को पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाए। तो चाहे दोस्तों आप इसे यानी जल्दी जल्दी में फास्ट स्पीड कर देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर जाने से पहले दिखाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि दोस्तों आपका इसमें से क्या होने वाला है, आपका रिवाइज होने वाला है। जो आपने पहले पढ़ रखा है तो दोस्तों आपका उससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपके पेपर की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाए। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में। और दोस्तों हाँ, यानी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों 100 लाइक जल्दी कर देना। दोस्तों हम 1000 के भी बहुत करीब हैं, तो दोस्तों हमारे 1000 सब्सक्राइबर ही जल्दी से करा देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।